नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चीफ के साथ अहम बैठक करने जा रही हैं। बजट के बाद हो रही इस बैठक का क्या एजेंडा है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी प्रकाश, बताएं। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्री अगले हफ्ते यानी कि सोमवार को 2 अहम बैठकें करने वाली हैं। जो पहली बैठक होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो प्रमुख हैं, जो सीईओज हैं, उनके साथ ये बैठक होगी, जिसमें कि कई पैरामीटर्स के बेस पर जो परफॉर्मेंस है पीएसबीज की, उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी बैठक होगी, जो कि सोमवार को ही होगी, सेकेंड हाफ में, वो बैठक दरअसल रीजनल रूरल बैंक्स के साथ होगी। दरअसल वित्त मंत्री की ये पोस्ट बजट मीटिंग है पीएसबीज और आरआरबीज के साथ, जिसमें कई डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा की जाएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पीएसबीज की बात करें तो डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए बैंक्स ने क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, इस मसले पर चर्चा होगी। एनपीए में कमी कैसे लाई जाए, अभी तक इसमें कितनी सफलता हासिल हुई है, इसकी भी समीक्षा होगी। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर किस तरह के कदम उठाए हैं, क्या ग्रोथ हुआ है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो सनराइज सेक्टर्स हैं, जिसकी घोषणा बजट में भी की गई है, इंटरिम बजट में, उसके बाद फुल फ्लेज बजट में भी, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं बैंक्स की, उसकी समीक्षा होगी। रिमोट एरियाज़ में न्यू बैंक ब्रांचेस खोलने हैं, इससे संबंधित निर्देश जो है पहले ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिए गए थे, उसमें किस तरह की ग्रोथ है, क्या प्रोग्रेस है, उसकी समीक्षा होगी। जहां तक फ्लैगशिप स्कीम्स का सवाल है, जैसे पीएम मुद्रा योजना है, पीएम स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, इसमें क्या ग्रोथ है, क्या प्रोग्रेस है, उसकी भी समीक्षा वित्त मंत्री करेंगी। जहां तक आरआरबीज का सवाल है, कई डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर इसके परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिजिटलाइजेशन, इससे संबंधित निर्देश पहले भी दिए गए हैं, लिहाजा उसकी समीक्षा होगी। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी, लोन मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित कई तरह के इम्पॉर्टेंट जो निर्देश हैं वो आरआरबीज को पहले दिए गए थे, उसमें आरआरबीज ने क्या कदम उठाए हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जी शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें पिछली तारीख से टैक्स वसूल पाएंगी। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं सौमीत सरकार। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो पावर दे दिया है जहां पे वो रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। मोर ओवर ये जो रॉयल्टी है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ चार्ज कर सकते हैं कंपनीज पे। तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया है सारे मेटल कंपनीज के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब से लेके कब तक होगा, तो अप्रैल 1 2005 से लेके अब तक का वो पूरा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और बट जो पेमेंट होगा ये आगे थोड़ा स्टैगर वे में कर सकते हैं, मतलब आगे के 12 साल में डिवाइड करके वो ये पेमेंट कर सकते हैं मेटल कंपनीज। और स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट उस पर लगाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव है कि कैश फ्लो पे उसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 साल मिलेंगे कंपनीज को पुराना जो टैक्स है उसको रीपे करने के लिए, प्लस उस पर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी भी नहीं लगेगा। तो अभी कौन सी कंपनीज पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है? फिलिप कैपिटल के हिसाब से स्टील कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। टाटा स्टील ने क्लियरली कहा है कि उन पे जो पोटेंशियल लाइबिलिटी है वो करीब 17,300 करोड़ की है। और एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि स्टील कंपनीज पे जो इसका इम्पैक्ट होगा वो करीब 2 to 6% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हो सकता है। एल्यूमिनियम कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इम्पैक्ट मिनिमल है, 1 to 2% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट हिंडाल्को ने भी अपने अर्निंग्स कॉल पे क्लैरिफाई किया था कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उन पे नहीं लागू होगा, और जो आगे चल के टैक्स लागू होगा उसका एबिटा पे अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो सिर्फ 0.01% आने की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नोवामा का मानना ऐसा है कि सेल पे जो इम्पैक्ट है वो करीब 3,000 करोड़ का हो सकता है, जो कि करीब 7 रुपये प्रति शेयर का इम्पैक्ट है। कोल इंडिया पे करीब 5 से 6,000 करोड़ का इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है, जो कि करीब 10 रुपये प्रति शेयर का होता है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे करीब 4,800 करोड़ का इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि 20 रुपये प्रति शेयर है। और हिंदुस्तान जिंक पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2,000
800 करोड़ का इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशन है, जो कि करीब 6 से 7 रुपये प्रति शेयर का है। बट एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव है इस बात को लेके कि कंपनीज को 12 साल मिलेंगे ये पेमेंट करने के लिए और इस पर कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है कैश आउटफ्लो के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ सकते हैं, क्या है पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग शाह जी। अनुराग बताएं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे की खबर है। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर दी है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी की है और ये 7 से 10% तक की बढ़ोतरी है। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या वेटिंग पीरियड के क्लॉज है, वहाँ पर ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा सम एश्योर्ड वाली पॉलिसीज़ में भी बढ़ोतरी है वो ज़्यादा रहेगी। वजह जो है, दो मुख्य वजह है प्रीमियम बढ़ोतरी की। पहला तो इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी की जो रेगुलेशन है, नए रेगुलेशन मास्टर सर्कुलर जो जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, जहां पर मॉरिटोरियम की जो अवधि है वो 8 साल से घटा के 5 साल कर दी है। वेटिंग पीरियड जो अधिकतम हो सकता है उसे 4 साल से घटा के 3 साल किया गया है और ज़्यादा जो बीमारियां हैं कवर करने का निर्देश दिए गए रेगुलेटर के द्वारा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम बढ़ाने जा रही, क्योंकि कंपनी का मानना है कि उनका जो क्लेम आउटगो है वो बढ़ेगा, क्लेम की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। इस वजह से उनके लिए ज़रूरी है प्रीमियम बढ़ाना। दूसरी वजह है कंपनियों का अपना प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस, उनका लॉसेस क्या है पर्टिकुलर पॉलिसी से जुड़े हुए, और इसके अलावा जो मेडिकल इन्फ्लेशन, जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए खर्चे हैं, दवाइयों के वगैरह हॉस्पिटल के खर्चे, मेडिकल इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी हो रही है, इन दो मुख्य वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये लगभग ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते ही न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी ने भी बताया था कि 9 प्रोडक्ट्स पर उन्होंने 10% की हाइक ली है और ये जो हाइक है वो नवंबर से लागू होगी। और बाकी कंपनियों की भी जो बढ़ोतरी है वो नवंबर दिसंबर से लागू होगी, क्योंकि कंपनियों को 3 महीने का रिन्यूअल नोटिस भेजना जरूरी होता है, पॉलिसी होल्डर्स को सूचित करना जरूरी होता है 90 दिन पहले कि वो अपने रिन्यूअल जो पॉलिसी का रिन्यूअल है उसमें उन्हें बढ़ा हुआ प्रीमियम देना पड़ेगा। एक और बदलाव जो होता हुआ दिखेगा कि अभी तक कंपनियों के द्वारा जो बढ़ोतरी की जाती थी वो एज ब्रैकेट में होती थी, यानी कंपनियां प्रीमियम तय करती थी 31 साल से 35 साल तक का एक प्रीमियम, फिर 36 साल से 40 साल तक का एक प्रीमियम। तो जो व्यक्ति 35 साल से 36 साल में आता था उनके लिए बड़ी बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब कंपनियों के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि सालाना आधार पर दरें जो है तय की जाएगी, जिससे एक अचानक से जो पॉलिसी धारक है उनको बढ़ा हुआ प्रीमियम नहीं देना पड़े। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। हिंडनबर्ग और सेबी चेयरपर्सन के मामले में मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन का बयान आया है। बयान में क्या कहा गया है बता रहे हैं शरद दुबे। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है हिंडनबर्ग केस में, जहां पे मॉरिशस की रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन, उनका जो है प्रेस स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है जो ऑफशोर फंड थी जिस पे हिंडनबर्ग की जो रिसेंट रिपोर्ट में चर्चा हुई थी वो जो है डोमिसाइल्ड यानी कि मॉरिशस से जो है नहीं बिलोंग करता है, डोमिसाइल्ड नहीं है वहाँ पे, और ये ऑफशोर फंड लाइसेंसी भी नहीं है इनके ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन में। अब इस फंड के बारे में बात करें तो ये IP प्लस फंड था जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में रिसेंटली आया था। अगर FSC की बात करें तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रेगुलेटर है NBFCs और ग्लोबल बिजनेस के लिए, और उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कि यहाँ पे जो है कोई शेल कंपनीज वो क्रिएट नहीं करते हैं, और FSCS ने ये भी कहा कि मॉरिशस गवर्नमेंट जो है कंप्लाई करती है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जो रेटेड ए कंप्लायंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ। तो उनका ओवरऑल यही कहना है कि जो फंड की बात हुई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, वहाँ पे मॉरिशस की जो है कोई डोमिसाइल या कोई उनका साथ कोई लेन देन नहीं है। ऑफ कोर्स ये बात करें तो क्लैरिफिकेशंस भी आई है, सेबी से आई है, सेबी चेयरपर्सन से आया है, 361 वेल्थ एंड एसेटमेंट जिसके अपने फंड है उनसे भी आया है, और इंडियन राइट्स एसोसिएशन और अदानी ग्रुप से भी क्लैरिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बाजार से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। आज बाजार एक दायरे में रहा, लेकिन आखिर तक आते आते उतार चढ़ाव के बीच बाजार सपाट बंद हुए। दिन भर बाजार में एक्शन कैसा रहा बता रहे हैं अंश भीलवाड़।
तो बाजार में आज एक्शन मिसिंग था क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट अपने फ्लैट लेवल के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। चार्ट पे भी देखा जाए तो निफ्टी 8 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। नीचे की तरफ 24,000 तो ऊपर की तरफ 24,400। ये बहुत अहम लेवल है जहां से निफ्टी बाहर नहीं जा पा रहा। अगर साथ में हम यहाँ पे ब्रॉड इंडिसेस भी देखें तो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए और ये दूसरा सेशन है जब दोनों हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं। सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी आईटी का चौथा सेशन था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई, जबकि निफ्टी मेटल की बात की जाए तो आज टॉप सेक्टर लूजर के तौर पर नजर आ रहा है, जो कि दूसरा सेशन है लगातार बिकवाली का। इसके टॉप लूजर्स देखें तो यहाँ पे हमें एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर नजर आते हैं। दूसरे इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी सारे ही लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए और ये तीसरा सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई, तो इनमें थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ निफ्टी रियल्टी और निफ्टी बैंक का ये दूसरा सेशन था बिकवाली का। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो सेम निफ्टी की तरह ही निफ्टी बैंक भी 8 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है 1000 पॉइंट रेंज का, और नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 49,600 के आसपास का। जब तक इसे एकदम डिसाइसिवली नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक थोड़ा पॉजिटिव होप रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर पूरा बाजार को देखा जाए तो काफ़ी मिक्स सेशन रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ भी नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब ले आते हैं अपना खास सेगमेंट 5 का पंच, जहां हमारे सहयोगी शरद दुबे आपको बताएंगे कि आखिर खबरों के दम पर, थीम में एक्शन के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन नजर आया। जी शरद बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में। और मैं जो हूँ 5 अहम स्टॉक्स लेके आता हूँ जहाँ पे दिन के ट्रेड में अच्छी वॉल्यूम्स और एक्शन देखने मिल रही है। सबसे पहले जो बात करूँगा मेटल और माइनिंग शेयर्स के बारे में। यहाँ पे जो है ब्लैंकेट सेलिंग देखने मिली थी और सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर भी आया था जहाँ पे उन्होंने कहा कि माइनिंग कंपनीज़ को जो स्टेट को जो टैक्स लेवी करना है वो कर सकते हैं 2005 से। तो ऑफ कोर्स एक टाइप से नेगेटिव रहेगा स्टील प्लेयर्स के लिए, स्पेशली टाटा स्टील, कोल इंडिया, गोदावरी पावर इस्पात, एनएमडीसी, इन स्टॉक्स में जो है थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी आए। पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो दिक्कत है या ऑर्डर है ये यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो टैक्स एरियर्स है 12 साल के इंस्टॉलमेंट से जो है हो सकते हैं अप्रूव, और अप्रैल 1 2026 इस दिन से जो है ये लागू रहेगा। अभी कोई इंटरेस्ट और पेनल्टीज डिमांड में नहीं आने वाला है। हालांकि देखा जाए तो टाटा स्टील ने प्रोविज़न भी बना लिया है। हालांकि हिंडाल्को ने कहा कि उनके जो प्लान्स है वहाँ पे प्रोविजंस नहीं बने हैं। पीसीबीएल की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। पहले ब्रोकिंग हाउस आईसीआईसीआई डायरेक्ट वैल्यू कर रहे हैं 500 रुपये प्रति शेयर टारगेट प्राइस दे रहे हैं, और बीएनके सिक्योरिटीज़ अपने टारगेट प्राइस 303 से बढ़ा के 535 रुपये कर दिए हैं। पिरामल एंटरप्राइज नतीजे कमज़ोर आए थे। उसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स कह रहे हैं, मैनेजमेंट ने कहा कि निम्स में प्रेशर देखने मिल सकता है। सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया अंडर परफॉर्म होल्ड से, टारगेट प्राइस 950 से घटा के 860 किया। वही एक्सिस कैपिटल ने भी डाउनग्रेड टू रिड्यूस किया, पहले ये ऐड था, टारगेट प्राइस जो है 950 से घटा के 930 रुपीज़ पर शेयर किया। पीबी फिनटेक यहाँ पे भी स्टॉक में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन या रेट कट देखने मिल सकता है, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 9 सितंबर को रहेगी, तो उसके कारण जो है स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। ऑफकोर्स अर्निंग्स इम्पैक्ट पे जो है ज़्यादा मूवमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के भी माइनिंग मेटल कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ी, और जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो एक ब्रोकरेज अपग्रेड है। सुबह में एमओएसएल ने ग्रेविटा इंडिया पे जो है इनिशिएट बाई रखा है, टारगेट प्राइस 2350 रुपीज़ पर शेयर रखा है। स्टॉक में तेज़ी देखने मिली दिन के ट्रेड में। वो कहते हैं कि लेड रिसाइकलिंग बिजनेस जो है आगे जाते हुए अच्छा मोमेंटम लाएगा, और जो नई अपकमिंग सेगमेंट है वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को भी बूस्ट करेगी। बहुत सारे मोड्स हैं लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी पे, और अच्छी अर्निंग्स जो है आगे जाते हुए देखने मिल रही है। और उसके अलावा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पे भी एक बुलिश नज़रिया है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स हैं जो आपके दिन के ट्रेड में फोकस में थे, और यही हमारे 5 का पंच है। शुक्रिया करेंगे शरद। इधर नतीजों के बाद हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली। आखिर क्या है इसकी वजह, बता रही हैं सृष्टि शर्मा। तो जी हाँ, देखिए अगर नतीजों की बात करें तो वहाँ पे कमज़ोरी ज़रूर देखने को मिली थी, क्योंकि अन्य कंपनी से अगर आप देखें बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, जिन्होंने अच्छे नतीजे, उम्मीद से बेहतर नतीजे रादर पेश किए थे, पर हीरो मोटोकॉर्प से निराशा हाथ ज़रूर लगी थी। पर मैनेजमेंट कमेंट्री ने गिरते हुए स्टॉक को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि इस बार जो कि मार्जिन आपको उम्मीद से कम दिख रहे हैं उसका 200 बेसिस पॉइंट्स का जो हिट है वो
इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से ही है, क्योंकि कई सारी कंपनीज़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल डिविजन्स जो हैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि अगर आप हमारी दूसरी पेट्रोल की गाड़ियां यानी आइस की गाड़ियों के मार्जिन्स देखते हैं तो वो 16.4% है, पर 200 बेसिस पॉइंट्स का जो हिट है वो सिर्फ ईवी से है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी ऐसा हिट रहेगा। तो इसीलिए जो है इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा भरोसा वहाँ पे ज़रूर दिखा कि आगे अगर ईवी सेगमेंट की जो कॉस्ट है उसको कम करेगी हीरो मोटोकॉर्प, तो फिर उनका जो है ओवरऑल मार्जिन्स भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आएगा। तो ये रही एक बात। पर दूसरा फैक्टर जो कि मार्जिन्स को सपोर्ट कर सकता है वो है वॉल्यूम पुश, क्योंकि आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प का अधिकतम जो बिजनेस है वो रूरल मार्केट से आता है। अब आने वाले समय में त्यौहार है और हीरो मोटोकॉर्प जो कि सबसे दिग्गज कंपनी है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में, उसका ये कहना है कि रूरल डिमांड और रूरल सेंटिमेंट पिकअप हो रहा है। खास तौर से जो एंट्री लेवल गाड़ियां थी, जो छोटी गाड़ियां 125 सीसी सेगमेंट वाली जो गाड़ियां थी, उनमें पिकअप हो रहा है। और साथ ही अगर प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड देखें तो वो भी बरकरार है। फेस्टिव सीजन की तैयारियां भी भरपूर हैं। इन्वेंट्रीज जो है उन्होंने पाइलअप करना शुरू कर दी हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार बम्पर फेस्टिव सीजन की सेल्स होगी। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प में बहुत अच्छी रिकवरी आई। साथ ही कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसा हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हीरो मोटोकॉर्प की बाइक है विदा, उसमें उनका कहना है कि जी हाँ, विदा के भी हम डीलरशिप्स बढ़ा रहे हैं, सेल्स वहाँ पे भी पिकअप होती हुई दिख रहे हैं। पर कंपटीशन जो है सीएनजी बाइकों में भी दिख रहा है। कॉन कॉल में ये सवाल भी उनसे पूछा गया कि आप उस कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि हम जो है फ्लेक्स फ्यूल्स पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ हाइब्रिड फ्यूल्स पे भी हम अपनी गाड़ियाँ लेकर आएंगे, पर वो सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। तो वो एक ग्रोथ ट्रिगर फिलहाल तो नहीं दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। पर जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, खास तौर से अगर हम बात करें उनके आइस बिजनेस की, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी है। वॉल्यूम्स पुश जो है एक अच्छा आते हुए देख सकते हैं। फेस्टिव का इम्पैक्ट रहेगा और सेंटिमेंट पूरा फेस्टिव सीजन सेल्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। तो ये तमाम बातें हीरो मोटोकॉर्प के कॉन कॉल से निकल कर आईं। स्टॉक जब अब खुला खराब नतीजों के दम पे लगभग 4% की वहाँ पे गिरावट थी। और उसके बाद देखिए जैसे ही कॉन कॉल शुरू हुई, जैसे ही ये जो कमेंट्स आते हुए हमने देखा, स्टॉक में एक ज़बरदस्त रन अप, लगभग 3% जो है स्टॉक मूव हो गया। मात्र आधे 1% की गिरावट थी उस समय। पर अभी देखिए थोड़ा मार्केट के मूड और माहौल के साथ जिस तरीके से न्यूज़ को डाइजेस्ट करता हुआ दिखता है बाजार, फिर से थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट हुआ है। पर कहीं ना कहीं कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिली है हीरो मोटोकॉर्प से, क्योंकि आप रूरल सेंटिमेंट समझिए। देखिए रूरल सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट होता है और ये मारुति, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़े लीडर का आना और ये कहना कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो एक बड़ी बात है। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों से जुड़ी खबरों की। कल देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली की बात करें तो किलेबंदी हो चुकी है। दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग की जा रही है। हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। पुलिस की टीम और गाड़ियां हर प्रमुख लोकेशन पर मौजूद हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निगरानी रखने के लिए 700 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे की चेहरे की पहचान करने वाले सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ शार्प शूटर्स, स्वाट कमांडोज को तैनात किया गया है। अगर सुरक्षा चाक चौबंद है तो तिरंगा हर शख्स के दिल में है। हर घर तिरंगा अभियान में आम हो या खास, हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नायकों को याद किया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तिरंगा लखनऊ में फहराया। राजनीतिक दिग्गजों और देश के आम लोग हर घर तिरंगा अभियान में पूरे जोर शोर से शामिल हो रहे हैं। वहीं इस अभियान में हमारे वीर जवान का जोश देखते ही बन रहा है। शिमला, ग्रेटर नोएडा समेत देश के कई हिस्सों में इस अभियान में शामिल सुरक्षा बलों की तस्वीरें सामने आईं। शिमला के आर्मी ट्रेनिंग कमांड में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। वहीं ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ के जवान इस अभियान में शामिल हुए।
और पूरे देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस की जोर शोर से तैयारी हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान में हर घर शामिल हो रहा है, तो वहीं तिरंगे की थीम में कई शहर रंगे नजर आ रहे हैं। हम आपको श्रीनगर और मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां 78वें स्वतंत्रता दिवस के लिए शानदार तैयारियां की गई। और ईटी नाउ स्वदेश पर आज़ादी की वर्षगांठ हम खास अंदाज में मना रहे हैं। पूरे दिन खास शोज के साथ हम बड़े बिजनेस घरानों की खास बातचीत आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए देखते हैं रेमंड ग्रुप का सफरनामा। कंपनी के चेयरमैन और एमडी गौतम सिंघानिया से खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद ने। 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं और रेमंड तो एक सेंचुरी ओल्ड ब्रांड है। और आपको तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स आपने लिए हैं इस ग्रुप के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्ज करना हो या फिर उससे पहले लाइफस्टाइल बिजनेस को डीमर्ज करना हो, इंजीनियरिंग बिजनेस को कंसोलिडेट करना हो, एक्सपैंड करना हो। बड़ी वैल्यू क्रिएट हुई है शेयर होल्डर्स के लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का आपने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। कैसे आपने बड़े डिसीजंस लिए? आपके लिए सबसे बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट कौन सा होगा? हम लोग ने जब डिसाइड किया कि हमको शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना है तो हम लोग वो रास्ते पे चले। आई थिंक ये जर्नी में लास्ट 3-4 साल में पहली मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट वाज जब हम लोग ने एफएमसीजी बिजनेस डाइवर्स कर दिया। उससे हम अपना डेट रीपे कर पाए। जो डेट रीपे कर पाए उसका नेक्स्ट इफेक्ट वाज कि हम लाइफस्टाइल को डीमर्ज कर सकें। उसको डीमर्ज करने के बाद रियल एस्टेट को डीमर्ज करने इतने बीच में हम लोग ने इंजीनियरिंग की बिज़नेस खरीदी। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ हुई और एक जर्नी पे हम चल पड़े हैं। इंजीनियरिंग मर्जर ख़त्म हो गया, रियल एस्टेट के बिज़नेस में हमको एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा जर्नी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। गौतम, क्योंकि ये सेंचुरी ओल्ड ब्रांड है, आप 100th ईयर में हैं और एक ब्रांड को 100 साल तक अलाइव रखना, यानी कितना आप इवॉल्व हुए होंगे। रेमंड्स लाइफस्टाइल के बिजनेस की बात कर रहे हैं। कैसे आपने कंज्यूमर के टेस्ट को, इंटरेस्ट को, इंडियन कंज्यूमर्स को इन सारे सालों में शेप अप होते हुए देखा है? देखिए, कंज्यूमर तो बदली हो ही रहा है और वो बहुत इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होता है, टीवी से होता है, मीडिया से होता है। तो अपनी डिज़ाइन डेवलपमेंट टीम्स को हमेशा देखना पड़ता है कि अभी नया क्या बना सकते हैं और उसी हिसाब से हम लोग कंटिन्यूसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। अगर आप देखिए, हमने अभी स्लीपर लॉन्च किया, ये एक रेमंड के ब्रांड में नहीं था। शर्टिंग का बिजनेस बड़ा कर दिया, लिनिन का कर दिया, मेड टू मेजर, होम, ऐसे बहुत कैटेगरीज हम लोग ने लॉन्च किए हैं। रेमंड प्रीमियम अपैरल लॉन्च किया हमने। आज अगर आप हमारे ट्रेड शो में आके देखें तो जितनी वैरायटी फैब्रिक की हम यूज़ करते हैं वो पूरा बदली हो गया है। तो एक ये एवोल्यूशन ऑफ द ब्रांड है, लेकिन कोर में तो इसमें ट्रस्ट है। आज एथनिक वेयर भी हम करते हैं। तो शादी में आप सूट पहनते थे, अब आप संगीत के दिन एथनिक वेयर पहनते। तो एक एक हमने ऐड किया है और कोर ऑफ द ब्रांड में ट्रस्ट है। लेमन को लोगों को मालूम है, मैं 300 रुपये का फैब्रिक खरीदूँ या 10 लाख रुपये का फैब्रिक खरीदूँ, एंड ऑफ द डे हमको क्वालिटी मिल रही है और ये रेमंड हाउस से आ रही है। मतलब बहुत ही डिकेड ओल्ड कैंपेनिंग है, बहुत ही कांस्टेंट मैसेजिंग आपकी बाहर रही है, द कंप्लीट मैन। इसमें आपने एक नीश भी कार्व आउट की है मेंस क्लोथिंग के लिए। लेकिन जो आधी आबादी को आपने छोड़ दिया, विमेन के लिए आपने कभी नहीं सोचा? नहीं, हम लोग जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, ये विमेन का बिजनेस एक कम्प्लीटली अलग है। आपको सिनेर्जिस्टिक लगता है कपड़े का बिजनेस है, लेकिन टोटली डिफरेंट है। मैं विमेंस वेयर में जाऊँ या स्टील या सीमेंट में जाऊँ, इट इज़ द सेम थिंग। और हम लोग ने थोड़ा सा किया था पहले 30-40 करोड़ रुपए का विमेंस वेयर, लेकिन वो हम लोग के बस का काम नहीं है। दूसरी बात